प्यारे बच्चों, हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने में हम लोग जब देखेंगे क्वेश्चंस का सिलसिला, जब हमने आगे बढ़ाया तो हमने सीखा था, लास्ट आपको याद होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी पर हमने थोड़ा बहुत चर्चा करी थी। आपको मैं एक बार थोड़ा सा बताना चाहता हूँ क्या था उसमें। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है जिसका दो एंड्स होते हैं, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। आपको इंड्यूस चार्ज में थोड़ा सा बहुत चर्चा आपको सुनाई दी होगी। इसमें क्या होता था, अगर इसकी डिस्टेंस, अगर स्पेसमेन डिस्टेंस डी होता है और दोनों प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर अपन ए लेके चलते हैं, हमको बताया गया था अगर ये एयर होगा, यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होगा, यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होगा। हमको पता है एयर का क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। ध्यान रखेंगे कि इक्वल टू 1 होता है। इस केस में जो सी इक्विवेलेंट होता है अबाउट ए एंड बी, वो हमने देखा था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर बताया गया था अगर एयर के बदले यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या मटेरियल डाल दिया जाए, लाइक दैट, ऐसा कुछ इसमें भर दिया जाए पूरा, अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो जाए, अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो जाए, तो हमने सिखाया था कि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बदलने के साथ साथ इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो C इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ C इक्विवेलेंट हो जाता है। तो ये आंसर हमारा कितना हो गया था, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये ओवरऑल दी स्टोरी थी, जब में हमने 2-3-4 क्वेश्चंस भी करे थे। आज हम इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, बट हमारे ध्यान में 2-3 और पॉइंट्स होने चाहिए। उसको पहले मैं नोट करके बताता हूं आपको। फर्स्ट पॉइंट जो हमको कॉम्बिनेशन समझ में आने चाहिए। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, दो प्लेट्स के बीच का जो कॉम्बिनेशन वो कैसे बड़ा होता है। सबसे पहले आपको पता होगा, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो अंतर बताया गया था, सर सीरीज में पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इट मींस चार्ज बदलता रहता है, और सीरीज में क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है। जब भी हम लोग इस तरह का कंसेप्ट या क्वेश्चन में इंटर करेंगे तो सबसे फर्स्ट फंडा या माइंड में ये आना चाहिए कि ए टू बी का जो इक्विवेलेंट लिखने का तरीका है वो किस किस तरीके से होकर गुजरेगा, रास्ता क्या क्या हो सकते हैं। हमने रिजल्टेंट बताया था कैपेसिटेंस के केस में अगर वो सीरीज या पैरेलल जाएगा तो क्या होगा, हम लोग फर्स्ट किसकी बात करें, पैरेलल होता है, वो क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। दिस इज फॉर्मूला। अगर हमको ये बात पता चल गई कि ये हमारा कॉम्बिनेशन पैरेलल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम को कांस्टेंट देखेंगे एंड चार्ज को बदलता हुआ देखेंगे। चार्ज क्या देखेंगे, ये बदलता हुआ दिखेगा। बदलता हुआ मतलब क्या होता है, वेरी करेगा, चार्ज का डिवीजन हो जाएगा, तब फॉर्मूला ये बताएंगे। लेकिन जब चार्ज हमारा कांस्टेंट रहेगा, एक ही चार्ज सर्किट में इंटर करके फिर से निकल जाएगा और हमारा पोटेंशियल बदलता हुआ नजर आएगा। बदलता हुआ मतलब क्या होता है, वेरी करता हुआ नजर आएगा। उस केस में जो फॉर्मूला होता है हमारा, हम इसको ऐसे कहते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3 डॉट डॉट टी। तो इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए एक फंडामेंटल कंसेप्ट जो होता है, हमें ये आना चाहिए कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई इलेक्ट्रिक्स डालने के बाद की कहानी क्या होती है, के टाइम्स इंक्रीज कर जाती है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। उसके बाद जो कॉम्बिनेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स हो जाए, 1 2 3 4 5 अगर बदलने लगे, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा भाई साहब, क्या देखना पड़ेगा कि वो तो पैरेलल में ऐड है या सीरीज में ऐड है। पैरेलल ऐड करने की कहानी सिंपल होती है, अगर हमारा पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल के कोई चेंज नहीं होगा, बट ये चार्ज बदलने लगेगा, उस कंडीशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट C1 C2 C3 सबका समेशन। सिमिलरली फॉर सीरीज, अगर क्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब चार्ज बदल रहा नहीं है। जब अगर चार्ज नहीं बदलेगा तो क्या बदलेगा, पोटेंशियल बदलेगा। जब पोटेंशियल बदला, पोटेंशियल क्या हुआ, बदला, तो ये कंडीशन हो क्या होगा, इट इज द फॉर्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट डॉट एज सो ऑन, ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा अल्टीमेट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही है। छोटी सी थ्योरी जो लास्ट डे हमने इस पे क्वेश्चन किया था, मैंने आपको फिर से बताया कि आपको रिकॉल हो जाए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। अब हम लोग क्वेश्चन के पार्ट पे आते हैं जो हमें आज के क्वेश्चन में बताना है। देखिए आज के क्वेश्चन का कहना क्या है, क्वेश्चन सीधा सा है, द स्पेस बिटवीन थ्री द पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस C, मतलब जो स्पेस दिया हुआ है बिटवीन D होगा, इस D यहां पे ऐड कर लीजिए, छूट गया है,
वो डी दिया हुआ है, स्पेस इसका क्या है, डी है। is D. Capacitance of the capacitor is C is filled with 3 dielectric slab. अब क्या क्वेश्चन है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका एरिया आइडेंटिकल्स होंगे, कुछ नया नहीं उसमें, उसका स्पेस कितना दिया हुआ है D, और 3 कैपेसिटर्स हैं और डायरेक्ट्रिक्स कितने हैं 3, उसका कैपेसिटेंस कितना दिया है C, और 3 डायरेक्ट आइडेंटिकल साइज के, मतलब तीनों क्या है आइडेंटिकल, ध्यान रखेंगे ये तीनों क्या होते हैं आइडेंटिकल्स है, एज सो इन फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है। एंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स आर K1, K2 एंड K3, ये भी दिया हुआ है। तो बोला न्यू कैपेसिटेंस बताओ। अब देखो, अभी आपने सिखाया सर किसी भी डायलेक्ट्रिक्स के बीच में कोई डाल दो क्या होता है, K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, बट कैसे इंक्रीज करता है वो मेथड बताएंगे हम। देखो हम मान लेते हैं कि ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए बराबर है। अब देखो अगर ये पैरेलल प्लेट का थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया है, पहले कैसा होता था इस तरह का, अपने क्या इसको बदल दिया, डरने का नहीं, फॉर्मूला वही रहेगा, कुछ नया इसमें आने वाला नहीं। अब देखो अगर हम सिंपल सी बात करें, मान लेते इसकी बात करेंगे पहले, क्या विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स कुछ ऐसा ही है वो, अगर ये पॉइंट ए हायर जंक्शन है, बी क्या है लोअर जंक्शन है, इसके बीच का डिस्टेंस डी है, इसके बीच का डिस्टेंस डी है, अगर क्रॉस सेक्शन इसका एरिया ए है इस दोनों प्लेट का, तो जो सी हमको दिया हुआ है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी दिया है, सी क्या है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब क्या होता है इसमें 3 डिफरेंट, मतलब K1, K2, K3, बट ऑल आर आइडेंटिकल इन साइज, मतलब इक्वल साइज का ये है, इक्वल साइज का ये है और इक्वल साइज का ये है। अब क्वेश्चन ये ऐड कैसे होगा, अब सोचो हमको बताया गया कि यहां पर आने के बाद ये पहले इस सिस्टम से सारा पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहां था नेगेटिव चार्ज, कुछ इस तरह का चार्ज फ्लो शुरू हुआ था। लेकिन जब हमने इसको देखा कि सर इस कैपेसिटेंस में 3 डिफरेंट सी हो गए, 3 डिफरेंट मतलब सर पोटेंशियल तो बदला नहीं, बिकॉज दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल तो चेंज हुआ नहीं, बट ये कैपेसिटर इसने चार्ज का डिवीजन कर दिया। चार्ज क्या दिया, अगर यहां से क्यू चार्ज आया था, अगर यहां से क्यू चार्ज आया था तो 3 पोटेंशियल हैविंग 3 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसने बोला कि फर्स्ट वाले चार्ज में Q1, सेकंड में Q2 एंड थर्ड में Q3। बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वी नो कि जो भी चार्ज आता है किसी जंक्शन पे, उस जंक्शन से चला जाता है आइडेंटिकल चार्ज। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया तो आपको नजर क्या आया, सर चार्ज जो है वो बदलने लगा है, चार्ज क्या वो बदलने लगा है। जब चार्ज बदलने लगेगा उस केस में हमको क्या लगेगा, हमको बताएगा सर चार्ज जब भी बदलने लगे, चार्ज बदलने लगा है तो सोचेंगे सर क्या बात हुई। अब देखो ये टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए था, अगर तीनों का शेप ए है, इसका मतलब मान लेंगे एरिया ऑफ A1, एरिया ऑफ A2 एंड एरिया ऑफ A3 आर सेम, दे गेन द इक्वल एरिया। तो यहां से पता चला सब वाला पार्ट जो होगा वो A/3 कंज्यूम करेगा। इस K1 वाले पार्ट ने A/3 एरिया ले लिया, क्योंकि ये तो क्रॉस सेक्शन भरा है ना। K2 ने क्या किया, A/3 एरिया ले लिया। फिर से उसी तरीके से हमने सोचा, तो क्या सर A3 जो था, K3 क्या उसने A/3 एरिया लिया। अब देखो जब चार्ज जब भी बदलने लगे, तो हम क्या सोचते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ध्यान रखेंगे क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात आती है तो सी इक्वल कितना होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हमारी बात रुकी कहां पे, सर C1 C2 C3 होगा कितना। अगर हम इसकी बात करते थे तो C1 होता था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अगर यहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट K कंप्लीट भरा होता तो क्या होता, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। बट हम क्या करते हैं, बारी बारी से चर्चा करते हैं, पहले करते हैं K1 का, फिर करेंगे K2 का, फिर किसी K3 का। अब देखो जब K1 की बात करते हैं, K1 जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था उसका C कैसे लिखें, उसका होगा C1। अब बोलो एप्सिलॉन तो बदलेगा नहीं, A क्या हुआ सर, एरिया ने 3 से कम हो गई। लो कैसे हो गया, क्योंकि 3 से कम हो गई है तो A/3 होगा। क्यों, ये टोटल एरिया A था, इस पार्ट को इसने A/3 रखा है, इसको भी A/3 रखा है, A/3 होगा। क्यों सर, लिखा हुआ इसका क्या आइडेंटिकल साइज है, अगर कंप्लीट फील्ड होंगे तो आइडेंटिकल साइज होंगे, बट लेंथ वो तो बदलने से रहा। क्या हुआ, इस दोनों का लेंथ तो बदल ही रहा है ऑलवेज। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, बट हाउ यू नो,
कि सर C इजकल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D है, तो क्या लिख सकते हैं K1/3C। कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली फॉर K2 की बात करेंगे, तो K2 में हमें क्या क्या नजर आया सर, सेकेंड डाइलेक्ट्रिक से बात तो वही है, एरिया भी वही है, डिस्टेंस ही वही है, तो क्या मैं लिख सकता हूं C2 इजकल टू एप्सिलॉन नॉट A K2/3D। तो क्या हो जाएगा यहां से, आप देखेंगे यहां से K2/3C। सिमिलरली फॉर K3 की बात आई, K3 में क्या होता है आइडेंटिकल्स एरिया, सेम रूल अप्लाई कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट A/3D एंड K3 कितना होगा K3/3 इंटू C। क्या अपने को C1 पता है, अपने को C2 पता है, अपने को C3 पता है। अगर C1 C2 एंड C3 ऑल आर नोन, तो हमको क्या पता है, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है हम लोग क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूला को C1 प्लस C2 प्लस C3। चलो वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है, C/3 K1 C/3 K2 प्लस C/3 K3। That's all, बस छोटा सा क्वेश्चन था। अब क्या करें, C/3 कॉमन लेते हैं, लिखेंगे K1 K2 एंड K3। That is the C इक्विवेलेंट। अगर मैं इसको ले लूं तो जो नया कैपेसिटेंस होगा इस डाइलेक्ट्रिक का आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ डायग्राम 1 2 3, वो आंसर कितना हो जाएगा C/3। अगर आपको वैल्यू लिखना हो थोड़ा जम के तो उसको अच्छे से क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूं एप्सिलॉन नॉट A/D टाइम्स ऑफ 3 K1 K2 एंड K3। ये हमारा आपका आंसर हो जाएगा। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे, बट हमें फंडामेंटल समझ में आएंगे कि क्वेश्चन में करना क्या है और अप्लाई कैसे करना हमें समझ में आ जाएगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये क्वेश्चन कभी कभी जनरली डायरेक्ट एग्जाम में आया तो रिजल्ट को ध्यान देखेंगे, होता कैसे बता तो बाकी प्रोसेस सेम ही है। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, कभी भी स्पेस में एक छोटा सा थिकनेस दे देगा आपको। यहाँ क्या है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें क्या है, इसका एरिया ये है, डी डिस्टेंस तो आपको पता है पहले से। एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक्स है जो कि स्लाइटली थिकनेस का, अगर थिकनेस की बात माने तो ये बहुत कम है। अगर किसकी बात करें एज कंपेयर टू डी, ये जो है टी है बहुत कम है डी से, ऐसा नहीं कि डी/2। इसके जो सी होता है एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बाकी डेरिवेशन हमें उतना रिक्वायरमेंट पढ़ते नहीं कि इसको डेरिवेशन फिर से कर पाऊँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ लास्ट डेरिवेशन में। लेकिन ये एक जनरल क्वेश्चन है, कभी कभी एज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट आ जाते हैं तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन से बन भी जाते हैं, बट मैं इसका थ्योरी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर इस केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गई कि डी इज वेरी वेरी लेस देन टी होता है, उस केस में जो सी का फॉर्मूला होता है कुछ नया नहीं होते, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के होता है। अब इसका रिजल्ट आपको जब इंड्यूस चार्ज बताया गया होगा उस क्लास में, हमने वहां पे डिस्कस किया था कि ये आता कैसे। अब हमें क्वेश्चन पूछते कैसे, अगर मान लीजिए एक मैं एग्जांपल की बात करूं, कि ये हमारा D माइनस टी, ये हमारा C इक्विवेलेंट है। जब इसमें छोटा सा लेंथ, मतलब कैसे बोलेंगे कि जो T है बहुत छोटा होगा, ठीक है होगा बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू D। अगर मान लीजिए आपको सारा कंसेप्ट सेम होगा, बट मैं एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए यहाँ पे K का वैल्यू 2 दिया हुआ है, K का वैल्यू 2 दिया हुआ है और थिकनेस है 10 सेंटीमीटर। थिकनेस क्या है 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो D है, D हमारा 2 मीटर। अब 2 मीटर के हिसाब से बहुत छोटा तो नहीं है बट छोटा है। अगर इसको और प्रिसाइज बनाना है तो आप मान लेंगे कि सर अगर D 2 मीटर है तो ये M होगा 1 सेंटीमीटर। थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट करते हैं, क्यों, नॉलेज हमें ये सिखाता है कि D मच लेस देन T होना चाहिए। इस कंप्रेस्ड पॉइंट में हमको इस तरह का जब भी कंडीशन आएगा विदाउट हेजिटेशन इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वो फॉर्म भी लग जाएंगे, बट वहां क्या होता है, वहां पे कुछ इस तरह का मैथमेटिकल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लिखे थे कि D क्या है मच लेस देन T है। अगर मान लो D मच लेस देन T नहीं रहा, वो नहीं रहा, उस केस में हमको सारा प्रोसेस से जाना पड़ेगा D माइनस टी माइनस एक्स, जो मैं आपको पहले बता चुका। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, नो चेंज आपको पता ही है, बाई डी
इसको 2 मान लीजिए, वो कितना है t 1 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा 10 टू द पावर -2 मीटर इंटू 1 माइनस 1/2। इसको आप सॉल्व में आपको एक आंसर मिल जाएगा यहाँ से। हमको यहाँ से ये फॉर्मूला लगाने आना चाहिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन होता है डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि हाँ ठीक है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने एक बहुत छोटे से थिकनेस का किसी डाइलेक्ट्रिक को पुट कर दिया, तो उस केस में बताओ कि हमारा सी इक्विवेलेंट कितना होगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, इसको अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ये भी थोड़ा सा छोटा पॉइंट था बट हमारे काम की चीज है, इसको लिखिए अच्छे से। इसी रिजल्ट को एक और छोटा सा पार्ट करके पूछ लेते हैं, ध्यान देंगे। इसी का एक रिजल्ट होगा आउटकम्स में जो हमने देखा यहाँ पे, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय d माइनस टी 1 माइनस 1/k। ये रिजल्ट है हमारा। ये कंडीशन जब t छोटा था तो यहां से फिर से कंडीशन वही है, अगर t d से छोटा है, t लेस देन d, और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है इनफाइनाइट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कितना है, k इज इक्वल टू मतलब वेरी लार्ज, मतलब सोच सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी कितनी हार्ड होगी कि इसका वैल्यू कितना हो गया इनफाइनाइट। तो उस केस में अगर जब कंडीशन हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A B माइनस टी, देखेंगे सही से, 1 माइनस 1 बाय इनफाइनाइट, 1 माइनस 1 बाय इनफाइनाइट, तो ये क्या होता है हमारा 0। तो जो रिजल्ट आता है इसको देखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों, कि जो D से जो T डिस्टेंस हटा था, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, इनफाइनाइट के बराबर था, उस केस में जो सी इक्विवेलेंट आता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी होता है। इसमें कुछ नया चेंज होता नहीं है, बट लॉजिकली हमें ये समझ में आना चाहिए अच्छे से कि हम लोग क्यों अप्लाई कर रहे हैं। डिफरेंट कंडीशन में अगर डी मच मच लेस देन टी है, और सॉरी टी लेस देन डी है, उस कंडीशन में अगर के का कुछ वैल्यू हो सकता है, या तो 1 हो 2 हो, या डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स हो सकते हैं, हर एक में ये जनरल फॉर्मूला लग जाएगा। बट किसी स्पेसिफिक केस लाइक दैट, अगर t लेस देन d हो और ये k टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका जो वैल्यू होता है इसका इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू अदर केस क्या होता है, बहुत बड़ा होगा। उस कंडीशन में कंडक्टेंस का वैल्यू कितना होता है, सॉरी कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट a बाय d माइनस t 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी। और सबको पता है कि किसी भी कांस्टेंट को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं वो वैल्यू हमारा 0 हो जाता है, 1 माइनस 0 इंटू 1 t इंटू 1 इज इक्वल टू 2 t। तो ये क्या होगा हमारा, दिस इज द आंसर 1। तो इसी का एक सब्सिट्यूट रिजल्ट होता है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, जो हमें काम आने वाला है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल से बट कांसेप्ट बेस्ड पे। अगर सोचे इस क्वेश्चन को बताने का फंडामेंटली है, एग्जामिनेशन में कभी हिट एंड पॉइंट्स क्वेश्चंस आते हैं। हिट एंड पॉइंट्स क्वेश्चन का मतलब आप ये समझ लेंगे कि कभी कभी थ्योरी से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बट उस हम थ्योरी को एज ए प्रॉब्लम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं उसकी क्वेश्चन हमने सिखाने की कोशिश करी है। क्वेश्चन क्या है, इनिशियली कैपेसिटर इज चार्ज टू ए सेम पोटेंशियल एंड बैटरी। कोई एक बैटरी है, उसको हमने चार्ज किया किसी पोटेंशियल पे, एंड बाद में उसको रिमूव कर दिया। हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। नाउ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीजिंग, देन अगर हमने सेपरेशन बिटवीन प्लेट को इंक्रीज किया तो क्या क्या इफेक्ट होने वाला है, मतलब कुछ ऐसा कहने वाला है। अगर हमको अपने किसी वोल्टेज इसको चार्ज किया था, इस कैपेसिटेंस को, ये V होगा, तो इसका कैपेसिटेंस C था। उसका बाद हमने क्या किया, जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो अगर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ये बाय D होता है, इसके किसका होता है, C का वैल्यू होता है। यहां तक तो था Q इज इक्वल टू C भी हमको समझ में आ गया कि जो भी चार्ज होगा वो CV के बराबर हो। ठीक, अब ये बात समझ में आई कि अगर हम क्या करें, इसको चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा दें, मतलब ये नहीं रहा, अब ये बैटरी नहीं रहा, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे इस पर्टिकुलर 4-5 फेनोमेनन से। डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, उसको देखेंगे, एक बैक डील कर दें। अब देखो, जो भी चार्ज आया इस पॉइंट पे, इस कैपेसिटर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमको कैपेसिटर का फॉर्मूला ये पता है कि C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब इस फॉर्मूले में हमने क्या किया है, न एरिया के साथ छेड़छाड़ करी है, न हमने इस एप्सिलॉन से छेड़छाड़ करी है। अब बदला क्या हमने जिसको बदला है, अगर मैं इस क्वांटिटी D को रेज करता हूं, अगर इस क्वांटिटी D को रेज करता हूं, तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स ये क्या होगा, C घटना चाहिए। Why? आप बोलोगे C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/D तो है।
अगर डी बढ़ेगा, अगर डी बढ़ेगा तो सी को घटना होगा। क्वेश्चन क्या दिया था कि हमने उसके बीच के सेपरेशन को बढ़ाया है, तो जो आफ्टरमथ इफेक्ट होगा इस कैपेसिटेंस पे, इसकी कैपेसिटेंस घट जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? डिक्रीज होना। आप समझ लेंगे इसका मतलब क्या होता है? डिक्रीज कर जाएगी। डीईसी मींस क्या होता है? डिक्रीज करना। अब आप ये बात समझ में आ गया सर, अगर एप्सिलॉन नहीं बदला जाए, ए नहीं बदला जाए, तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d है। व्हेन वी इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस सी विल डिक्रीज। सी क्या होगा? घट जाएगा। जब सी घटेगा तो कैपेसिटेंस हमें घटा तो दिखाई देगा। क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया? यस। अब नेक्स्ट बात आती है चार्ज की। नेक्स्ट बात आती है चार्ज की। अब चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज होता क्या है? अगर हम यहां से देखिए, चार्ज होता है Q इक्वल टू CV। लेकिन सर जिस पोटेंशियल पे इसको हमने चार्ज किया था, और चार्ज एक कंजर्वेटिव नेचर क्वांटिटी का होता है। क्या होता है? कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो हमारा कहने का मतलब है एट एनी कॉस्ट Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल होना चाहिए। Q इनिशियल क्या होना चाहिए? Q फाइनल के बराबर होगा। उस केस में चार्ज के साथ कोई छेड़छाड़ होने वाला नहीं है। क्यों? चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, या बोल सकते हैं रिमेन्स सेम रहेगा। क्यों सर? जो इनिशियल चार्ज था वही हमारा फाइनल चार्ज होता है। भले हम उसका सेपरेशन हटा दें, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। जब बात नहीं बदलेगी तो क्या बोलेंगे? Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। तो ये जो चार्ज है वो क्या होगा? सेम होगा। क्या मुझे दो पॉइंट समझ में आ गए? कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगा जब हम सेपरेशन उठाएंगे या बढ़ाएंगे। चार्ज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा सर? चार्ज इनिशियल फाइनल सब सेम होना चाहिए। अगर रिमेन सेम होगा उस केस में इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए, थर्ड क्वांटिटी हमारा है पोटेंशियल। थर्ड क्या हमारा? पोटेंशियल। अभी हमने देखा Q इज इक्वल टू CV इज द सेम फैक्टर। Q क्या है? सेम फैक्टर। अब देखो सर, Q इज इक्वल टू CV से चलेगा। यहाँ पे Q क्या था? चार्ज। C क्या था? कैपेसिटेंस। V क्या है? पोटेंशियल। ओके, इस क्वेश्चन में हमने ये डिसाइड किया कि चार्ज तो बदलने वाला नहीं। ओके, जब चार्ज नहीं बदलेगा तो भाई साहब इसकी बात तो अपन करेंगे ही नहीं। तो क्या होगा? यहां से आप एक रिलेशन निकाल लेंगे, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। बट सर ऐसा क्यों? क्योंकि CV इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, तो हम मान लेते हैं C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। बट थोड़ा सा अच्छा कब लगेगा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं V की, तो V को लिखते हैं C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय C। अब जब C को देखा ऊपर, ओके, C तो सर सेपरेशन बढ़ाने पे घटता हुआ नजर आ रहा है। C क्या हो रहा है? घटता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या हमारा मैथमेटिक्स कहता है कि भी हमारा बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्यों? क्योंकि 1/इनवर्स रिलेशन में अवेलेबल है, मतलब 1/C के फॉर्म में। जब ये C घटेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। तो जो पोटेंशियल पे आफ्टरमथ इफेक्ट होगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। ओके, अब समझ में आया? अब क्या होता? अब देखो, नेक्स्ट बात आई पोटेंशियल की। नेक्स्ट बात आई पोटेंशियल की। ओके, अगर हमने थर्ड पॉइंट तक अच्छे से समझ लिया है तो इसी सब का एप्लीकेशन होगा। ध्यान से सुनते चलेंगे हर एक पॉइंट को। जहां भी डाउट हो उस चीज को रोक के दोबारा सुन लेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। अदरवाइज क्या होता है, दिस इज लिटिल मैथमेटिक्स, अ लिटिल बेस फिजिक्स इज देयर। अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स थोड़ा सा फिजिक्स है तो लगता तो थोड़ा सा ही है, बट कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे उसका। अब नेक्स्ट बात आई इलेक्ट्रिक फील्ड की। सर इसमें क्या करें? समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ाते बात को। हमारे पास एक ही रिलेशन है Q इज इक्वल टू C इंटू V का। अब ऐसा कौन सा तीर लगाया जाए जिसमें अपन कुछ कर सकते हैं? सोचो, हमको कुछ करना होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बोलेंगे सर C, यही तो इंसान है बदलने वाला। C बदला मत, फर्क तो पड़ने। क्या लिखूं मैं? एप्सिलॉन नॉट A/d लिख सकता हूं क्या? वेरी गुड। इसको अपन ने लिखा एप्सिलॉन नॉट A/d। व्हाट इज द V? बहुत दिनों पहले की बात है, आपको याद होगा। अभी थोड़ा सा मैं लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D इज इक्वल टू V होता है। E डॉट dl याद आया? तो क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V/d। ओके, यस सर। कहने की बात ये है कि आप ये कहना चाहते हो कि V/d एप्सिलॉन नॉट A and V/d will constant। how? सर एप्सिलॉन नॉट A तो नहीं बदलेगा, बट V/d
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, चार्ज। चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, पहले बताया। जब चार्ज कांस्टेंट होगा, इफ V by D is constant, that's why sir what is V by D is electric field। ओके, इसलिए क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, या हम इसको बोल सकते हैं सेम होगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन दैट, सेम। कोई चीज होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। एक काम कीजिए, थोड़ा सा जगह का अभाव है, आप इस पॉइंट को लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर ई और एफ को डिस्कस करते हैं इसी जगह पे। तो कोशिश करेंगे इसको अच्छे से पहले लिख लो, फिर हम लोग इसको रफ करते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं एनर्जी के बारे में। चलो कर लेते उधर ही, आप लोग जगह उधर। अब देखो क्या बात है, ई की बात करते हैं। ई में क्या है, एनर्जी। हमने एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म देखा है, किसका क्या करे कुछ पता नहीं चल रहा है। सर एनर्जी को तीनों लिखते हैं। मान लेते हैं हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है, ध्यान देखेंगे। एक फॉर्मूला होता है Q²/2C, दूसरा होता है 1/2 CV, किस तरह होता है 1/2 QV। हमने सिखाया था, देखो उस्ताद बात ये होती है कि जब भी एग्जामिनेशन में हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तीनों में से तीनों करेक्ट है और तीनों रॉन्ग में इसको एक हो सकता है, नहीं। अप्लाई करने का सिंपल फंडा होता है कि हम लोग देखते हैं क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है और क्या क्या हमें निकालना है। जब हमने अपनी पहली नजर में देखा तो पता चला सर सी अवेलेबल है, वेरी गुड। सर सी तो सब में, चलो इसमें नहीं है, मतलब इसको हम लोग यहाँ से रूल आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वी का रिलेशन तो दिया हुआ है, बट चलेगा आपने, ठीक है। अगर वी का रिलेशन है क्यू दिया हुआ है, ओके, एनर्जी की बात करें, सर सी और क्यू यहाँ अवेलेबल है, ओके, एक रिलेशन आया सर, क्योंकि तो इसमें हमको पता चला कि हम यहाँ से कुछ कर सकते थे। तो हमको पता चला एनर्जी हो गया हमारा Q²/2C, ओके। अब देखेंगे सर क्यू का मतलब हमको बताया गया ये रिमेन्स सेम होता है। रिमेन्स क्या होता है, सेम। इसका मतलब ये कहना है आपका कि 1/c के बराबर एनर्जी, ओके, ये एनर्जी है, याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, ये एनर्जी है, ठीक है, ओके। जब हमने डी को बढ़ाया तो इसका जो सी वो घट गया था। जब सी घट जाएगा तो क्या कहना है आपका, ये सी डिक्रीज कर जाएगा, तो इस एनर्जी को बढ़ना पड़ेगा। अब बोलोगे सर हमने सेकंड थर्ड क्यों नहीं लिया, यू अप्लाई द सेम कंसेप्ट। सी और बी यहाँ पे एक साथ बदल रहे हैं, तो हमारा गोल ये होता है कि अगर एक कांस्टेंट मिल जाए जहां हम आसानी से विदाउट एनी अदर हेल्प ऑफ वेरिएबल्स वी कैन फाइंड इजीली, इसलिए हमने क्या किया कि विदाउट वेरिएबल को बदले हुए Q²/2C अप्लाई किया। व्हाई, दिस चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। पॉइंट्स बहुत छोटे होते हैं बट काम की चीज होती है, हमें किस समय क्या अप्लाई करना है वो हमें थोड़ा सा नॉलेज होना ही चाहिए। और जब भी वेरिएबल हो कोशिश करेंगे डिपेंडेंसी जितना कम से कम कर सके, उससे हमको आसानी से कॉन्सेप्ट लगाने में होता है। इसलिए हमने यहाँ क्या किया, सर क्यू का कुछ लेना देना तो है नहीं, क्यों भाई साहब ये बदल तो रहा ही नहीं। जब ये बदल तो रिया नहीं है, जब ये बदलेगा नहीं तो हम लोग क्यों लेना इसको। तो एनर्जी जो था 1/c हो गया। और क्या बताया, जब भी हमने डी को बढ़ाया तो सी को घटाया, डी बढ़ गया सी घट गया, सी बढ़ गया एनर्जी बढ़ गया। तो यहां से जो रिलेशंस होंगे ये हमारा एनर्जी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। छोटे छोटे पॉइंट से मैं बार बार आपको डिक्टेट कर रहा हूं कि पॉइंट्स छोटे हैं बट एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उस समय आप कंफ्यूज मत होंगे किसको कब अप्लाई करना है। इसलिए सारा रिलेशन में एक ही में करके बता रहा हूं कि आप रिलेशन को अच्छे से पहचान सके कि कब रिलेशन कैसे आता है, अप्लाई करते कैसे। कंसेप्ट तो वही है, ये पहले से पता है कि भी पहले से पता है, एनर्जी का फॉर्मूला पहले से आता है, थोड़ा बहुत पॉइंट हमको पहले भी सिखाया गया था ये वाला, बट अप्लाई कैसे करते हैं समझना बड़ी चीज होती है जिंदगी में। हम लोग को लगता है कि नहीं आसानी है, कभी कभी टफ भी लगता है। अगर मेहनत करेंगे कुछ भी टफ नहीं है। देखेंगे इसको कि अप्लाई कैसे करने, पॉइंट आ कैसे रहा है और पॉइंट को सॉल्व करने का तरीका क्या है। थोड़े से मैथमेटिक्स होते हैं जहां पे हमें ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस की मैथमेटिक्स है कि हाँ तुम्हें पल्ले ही नहीं बनेगा क्या चल रहा है इधर पे, सिंपल है, घट रहा है बढ़ रहा है, मतलब सिंपल वैल्यू पुट कर दो, मैं 2 फुट, बाकी कुछ लिया नहीं है, ये इतना मैं सबको आना चाहिए। तो क्या होगा, हमारा एनर्जी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। सोचते हैं सर एनर्जी डेंसिटी के बारे में क्या होता है, तो हमको फॉर्मूला सिखाया गया था, बताया था। सर एनर्जी डेंसिटी ये कहने का मतलब होता है जब भी एनर्जी डेंसिटी नाम का कोई चीज हो, कोई चीज हो क्या सकते हैं,
फॉर्मूला होता है 1/2 ε0 E²। यू रिमेंबर, इसको छोटे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीनिंग होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, तो याद रखेंगे जो यू होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और इसका फॉर्मूला आता है 1/2 E²। अब बोलोगे इसका 2-3 फॉर्मूला भी आता है, बाकी अलग भी है, बट हमको उतना लेने देना है नहीं। अब देखो इसकी बात करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है σ²/2ε0। ये भी चलता है कभी कभी, बट वो फॉर्म हम लोग दूर तक जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा का मतलब कहाँ सर चार्ज बाय एरिया कर रहे हो, बात तो वही है ना। सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाय एरिया होता है। अब उतना सोचने से बेहतर है कि सर चार्ज तो बदला नहीं, एरिया तो बदला नहीं, एप्सिलॉन तो बदला नहीं। चलो वहां से पता चला सर चार्ज नहीं बदला है, एक कंटेक्स्ट वो भी है, मतलब चार्ज नहीं बदला, एरिया नहीं बदला, तो भाई साहब ये भी नहीं बदलेगा। लेकिन वो तो हमारा वो पॉइंट था जो हम लोग पहले डिस्कस करना चाहते थे। लेकिन जो रियलिटी देखो यहाँ पे, जो हमने रिलेशन निकाला u = 1/2 ε0 E²। सर 1/2 इज कंप्लीटली कांस्टेंट, उसको जो कुछ लेने देना है नहीं। E क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। देख भाई साहब, इस क्वेश्चन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बदला था क्या? नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगा उस केस में ये भी कांस्टेंट, दैट मींस जो डेंसिटी है वो क्या होगा? इस एट कॉस्ट सेम होता है। तो ये इस होली क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग कैसे कंपैक्टेबल क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें आपको एक ही क्वेश्चन में 5-7 क्वेश्चन सीखने को मिला कि हाँ कब बढ़ेगा तो कौन घटेगा। कंपेयर इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको कंपेयर करने आना चाहिए कि इसको बढ़ाने पे क्या घटता है और क्या बढ़ता रहता है। आई होप आप इसको जितने अच्छे से समझ पाए होंगे। इसको पहले आप लाइन बाय लाइन हर एक का एक्सप्लेनेशन कोशिश करेंगे। आप हर एक को सामने में लिखें तो क्या होगा, आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। बिकॉज हमारे पास स्पेस कम था तो हमने थोड़ा सा अलग लिखा है। बट आप क्या करेंगे, कॉपी में चार्ज के नीचे चार्ज का एक्सप्लेनेशन, पोटेंशियल के नीचे पोटेंशियल का एक्सप्लेनेशन साथ साथ लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझदारी वाली बात होगी। बाकी ये क्वेश्चंस थे, आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अच्छा वाला पार्ट चलते आगे। क्या हो क्वेश्चन? सर एक कैपेसिटर है, चार्ज किया गया, बट कहानी क्या है कि सर बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। चार्ज छोड़ दिया क्या बैटरी को नहीं, ठीक है, कनेक्टेड है, बैटरी उसमें नहीं है, ध्यान रखेंगे बैटरी नहीं है। ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट के इंसर्टेड बिटवीन द प्लेन्स। मतलब क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा कैपेसिटर है, उसको चार्ज तो किया गया है और एक स्लैब भी डाल दिया गया। क्या एक स्लैब को डाल दिया गया। इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक कंप्लीट फील्ड अप है, वो हमारा दिया हुआ है के। ये हम लोग कुछ इस तरह का क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक्स, ये हमारा फेडरल प्लेट कैपेसिटर है, आने वाला और जाने वाला। आपको सब पता है, एरिया ए लेंथ डी होता है, इसमें कुछ नया चीज नहीं है, इसमें कुछ कंसिडरेशंस नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में सर डी बदल रहा था, बट इसमें क्या है, इसने कुछ चर्चा करी ही नहीं है। इसका मतलब सर ए और डी में तो कुछ कहना ही नहीं। चलो अभी हमने सीखा था, अगर यहाँ पे एयर होता तो हमको सिखाया गया सर ε0A/D = C0। मतलब क्या होता है एयर में। लेकिन जब कोई मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमको C डैश मिलता है, उसको C1 मान लेते हैं, गॉट इट। तो कितना होगा, K टाइम्स ऑफ C0 होता है, तो कहते हैं K टाइम्स ऑफ ε0A/D। सिंपल सिंपल थ्योरी है, छोटा छोटा टर्म है, उसको देखेंगे अच्छे से। ओके, तो C डैश जो हुआ, C डैश इज इंक्रीजिंग बाय व्हाट फैक्टर, सर K फैक्टर से। अब देखो तो सर कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी तो रिलेशन देखा, नया जो C डैश था वो K टाइम्स ऑफ ε0A/D बढ़ गया। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू C था हमारा पहले से, इसको हम लोग C0 लेके चलते थे, वो क्या होगा, वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो दिस शुड बी इंक्रीज। कैसे सर, वो K टाइम्स इंक्रीज करेगा। मान लो K का फैक्टर 1 होगा तो 1 से इंक्रीज करेगा, 1 में कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं, क्योंकि 1 क्या होता है एयर का, K टाइम्स इंक्रीज करेगा वो। ध्यान से रखेंगे, फैक्टर बहुत काम की चीज होती है। अगर C डैश इक्वल टू K टाइम्स ऑफ ε0A/D है, अगर ये पहले का था तो बाद में क्या होगा, अगर ये 2 हो गया तो 2 टाइम्स बढ़ेगा, 3 होगा तो 3 टाइम्स बढ़ेगा, 4 होगा तो 4 टाइम्स बढ़ेगा। अब बात आई चार्ज की। सर ये क्वेश्चन तो अभी भी हमारे पल्ले से बाहर ही है। बैटरी तो है नहीं, बैटरी है क्या, बैटरी तो कनेक्ट ही नहीं है।
भाई साहब जो भी चार्ज उसको मिला होगा भले वो सी का आगे पीछे कर सकता है, लेकिन Q इज इक्वल टू सी भी के इस प्रॉब्लम में ये चार्ज अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखेगा। वो क्या बोलेगा, मैं जो लेके आया था वो लेके जाऊंगा। हमने क्या लाया था, चार्ज कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी सीखा कि आने वाला चार्ज जाने वाले के बराबर होता। ओके, इसका मतलब जितना चार्ज पहले था उतना ही होना चाहिए। क्यों सर, बैटरी तो है नहीं जो उसको चार्ज देगा दोबारा। अब मान लो बैटरी इज द सोर्स ऑफ चार्ज, वहां से जो चार्ज आता है, अगर बैटरी हटता तो सोच लेता है कि सर इस कैपेसिटर में कहीं से चार्ज आने का कोई चांस है। अगर इसमें कोई चांस चार्ज आने का है ही नहीं, तो जो चार्ज इस बेचारे कैपेसिटर के पास था वो ऑलवेज सेम रहेगा। इस केस में दिस चार्ज हैविंग सेम ईयर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अब देखो उसी के पैरेलल आपको नई कहानी सीखनी आनी चाहिए। कैसे? ओके, ये सर पोटेंशियल होता है और इस Q इक्वल टू सी में जो किंग है हमारा, वो V हमारा पोटेंशियल है। तो हम लोग नई कहानी की बात करें, क्या जो V में क्या फर्क पड़ेगा, वो क्या होगा, Q बाय सी। सोचो, अगर V इनिशियल कंडीशन में था तो चार्ज वही था, बट वो V डैश हो गया तो चार्ज तो बदला नहीं, C क्या हो गया, C डैश। अगर ये फैक्टर K से इंक्रीज करेगा, ध्यान से देखेंगे, अगर ये फैक्टर K से इंक्रीज करेगा C, तो जो इस साइड की क्वांटिटी भी होगी ये बेचारा K फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगा। मान लो ये 2 से इंक्रीज कर रहा होगा, ये 2 से डिक्रीज कर जाएगा, तो क्या होगा, ये क्वांटिटी K फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगी। अब सोचो सर, अगर K फैक्टर से डिक्रीज करने लगे, जब ये K फैक्टर से डिक्रीज करने लगे तो उसका इफेक्ट इस फील्ड पे क्या होगा। सेम कंसेप्ट में रिपीट कर रहा हूं, बट एक नया चीज में ऐड हुआ है K, बाकी सब आसानी। अब देखो, क्या यहां तक सबको समझा कि सर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, वाई, किस फैक्टर से, जिस फैक्टर K से इंक्रीज कर रहा होगा। क्यों, डेट इज द इनवर्स रिलेशन। अब हमको यहां से नजर आया Q इज इक्वल टू सी भी होता है, अगर मैं C की इस क्वांटिटी को पुट करूं तो होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू V। हमने पहले लिख के बताया है V बाई डी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन 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 वेट वेट वेट, अभी तो बात खत्म हुई नहीं है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते लिटिल बिट में। ओके, सो जो नया कंसेप्ट आएगा उसमें क्या होगा, C क्या होगा, C इज द K फैक्टर ऑफ समथिंग। क्या वो K फैक्टर ऑफ समथिंग होगा। ओके, अगर ये हमको ये पता है कि सर E इंटू सी का रिलेशन लिखे। अब देखो हम लोग बात करते हैं ना E डैश की, जो आएगा सर उस कंडीशन में चार्ज भी तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन ये जो क्या होगा K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू V, ये जो नया फील्ड आएगा E डैश। क्यों, हम लोग E की तो बात कर चुके थे, वो क्या होगा, अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है और इस बेचारे का कुछ चलने वाला तो है नहीं, तो क्या होगा, यहां से E डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई Q हो जाएगा। क्यों, क्योंकि E टर्न A का कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसका मतलब जिस फैक्टर का होगा K, उसी फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर जाएगा। क्यों सर, पहले अगर 1 होता इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर होता, अब हो गया 2 तो क्या हो जाएगा E बाई 2, अब हो जाएगा 3 तो E बाई 3। तो जिस फैक्टर से ये इंक्रीज करेगा उसी फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगा। सर इंक्रीज करने का मतलब मैं नहीं समझा, क्या इसको डिक्रीज करवा सकते हैं? यस, ओके, अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज कर जाएगा, बट सोचो तो सही, क्या सोचा जाए सर, इस सब में तो वो बढ़ ही रहा है। पहले कितना था सर, 1 था, अब क्या हो गया K, और किसी भी मेटेरियल की प्रॉपर्टी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, क्या होगा, ये डिक्रीज कर जाएगा, किस फैक्टर से, E से। तो इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, जो बचा हुआ 2 टर्म है E एंड F दोनों को डिस्कस करते हैं। अच्छे से लिखो, फिर हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को डिस्कस करते हैं और एनर्जी डेंसिटी को डिस्कस करते हैं। वही अपना पुराना कंसेप्ट है, एनर्जी की बात आई है, जब बात चली है तो थोड़ा दूर तक जाएगी। अब जाएंगे कैसे, फॉर्मूला सर वही है जो लास्ट में अप्लाई किया था, Q स्क्वायर बाई 2C। ओके, अभी देखा क्या देखा सर, चार्ज तो कांस्टेंट है या सेम है, मतलब इसको उससे कोई लेना देना नहीं है,
तो जो एनर्जी है इसको अपन मान लें ENERGY, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आप कंफ्यूजन करके भूल जाएंगे कि ये क्या होता है। आप बोल देंगे सर 1/c2 को भूल जाओ। जब नया कंडीशन आया तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k टाइम्स ऑफ c, मतलब जिस फैक्टर से ये इंक्रीज कर रहा होगा सेम फैक्टर से इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। वाई? सोचो 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 कैसे। सर पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड C नॉट था, मान लेते जाओ, सॉरी कैपेसिटी क्या था, C नॉट था। जब हमने डायइलेक्ट्रिक्स डाला, क्या किया, डायइलेक्ट्रिक्स को पुट ऑफ किया, तो क्या हो गया, k टाइम्स ऑफ C नॉट। अगर ये k टाइम्स ऑफ C नॉट है तो ये जिस फैक्टर से इंक्रीज करेगा, भाई साहब बताओ क्या होगा, इस एनर्जी को इस फैक्टर से डिक्रीज होना पड़ेगा। होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा भाई। क्यों? ये इनवर्स रिलेशन लेके आता है एप्सिलॉन नॉट, सॉरी C नॉट और k C नॉट में। तो ये जो वैल्यू हमारा होगा इसको C नॉट मान लो, दोनों चलेगा। अगर ये बढ़ता हुआ दिख रहा है तो ये टर्म हमें घटता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो जिस ऑर्डर से ये बढ़ रहा था तो हम लोग को लास्ट टर्म में वही समझ में आया। सर क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है। थोड़ी सी चर्चा करते हैं एनर्जी डेंसिटी। फॉर्मूला है जी ना, आपको पता है, अभी देखा था हमने। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है U1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। आपको पता है क्या हुआ क्या नहीं। चलो सर E स्क्वायर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सर डाउन कर रहे हैं। ओके, तो क्या देखा, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। भाई साहब के आने से इसकी खुद की वाट लगी है, खुद तो घट ही रहा है ना। जब ये घटेगा इसको भी बढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। E स्क्वायर के फैक्टर से बढ़ेगा। अगर अब इससे बढ़ा k, वो कितना बढ़ेगा, k स्क्वायर से घटेगा। ठीक ना, ये बढ़ेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, घट रहा है ना k बढ़ाने से। तो क्या होगा, ये जो U है वो k फैक्टर से डिक्रीज करेगा। अब k फैक्टर में क्या हो सकता है, स्क्वायर्ड हो, क्यूब हो, जो उसके वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो क्या होगा, हमको एनर्जी डेंसिटी भी डिक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। किससे, k फैक्टर से। दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जब हमने डी के साथ छेड़छाड़ करी। फिर हमने डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया इसके प्लेट के बीच में, तो क्या इफेक्ट हुआ। इस सारे फेनोमेनन पे बहुत सारे डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जहां पे हम लोग रिलेशंस के अभाव में उस पॉइंट को सोच नहीं पाते हैं और क्वेश्चन को देख नहीं पाते। आई होप आप सारे पॉइंट के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझे होंगे। जहां पर क्या होता है, जहां भी आपको लगे कि इस एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा और डिटेल समझना है, बेटर टू राइट योर ऑन लैंग्वेज। आप अपने मातृभाषा में इसको लिख लेंगे कि हमें यहाँ पे कहने का मतलब क्या होता है, कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। दिस इज द प्योर मैथमेटिक्स। अगर किन्हीं को उनमें भी प्रॉब्लम है, लगे कि मैथमेटिक्स कुछ बेसिकली लग रहा है मुझे आ नहीं रहा है, तो बेटर एक बात समझना बहुत आसान है, 1/समथिंग इज ऑलवेज लेस देन 1, बिकॉज 1/2 लेस देन 1, 1/3 लेस देन 1, 1/4 लेस देन 1। वो कंडीशन क्यों है सर, ये के फैक्टर जो इंसान है ना, वो चमत्कारी इंसान है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, इसका वैल्यू ऑलवेज घटेगा 1/समथिंग। इसलिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। अगर आप इस सारे कहानी को समझ पाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इनर बिटवीन था। मैं तो आपको एक ही क्वेश्चन बहुत सारा बता के दिया हूँ कि इस क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, फिर आएंगे तो फिर क्या करेंगे। अदरवाइज आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग देखते हैं। जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े हैं उसी का थोड़ा सा एप्लीकेशन है, ध्यान से समझेंगे। कभी कभी हमें आना चाहिए कि क्वेश्चंस में जब थोड़ा सा एडवांसमेंट आते हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें सीखना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि पार्शियली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब क्या है कि ये इसका ये लीनियर चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई कितना, प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा। ये जो आपको डायइलेक्ट्रिक दिख रहा है उसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, आपको दिख रहा होगा, चाहे मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूं। इसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इसके बीच का सेपरेशन डी है। बट ये जो पार्ट है क्या है, ये जो पार्ट है इस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो टी थिकनेस दिया हुआ। तो सबसे पहले बोला है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डी या जो भी डिस्टेंस का पार्ट है उस पे ड्रॉ करना चाहिए। ओके, जब हम इसको देखते हैं तो इसको हम 3 पार्ट में डिटेक्ट कर सकते हैं। बोलेंगे ठीक है, अगर टोटल डिस्टेंस डी है, हम लोग को फर्स्ट पार्ट ये होगा, सेकेंड पार्ट ये होगा, थर्ड पार्ट ये। ध्यान से देखेंगे इसको, हम लोग क्या माना जाए, इसको हमने 3 पार्ट्स में बाइसेक्ट कर लिया है। अगर ये डिस्टेंस थिकनेस टी है और ये कंप्लीट डी है, तो इसको मान लेते हैं x1, सॉरी इसको मान लीजिए x2, इसको मान लेते हैं x1।
मतलब हमको 3 डिफरेंट पेरिफेरी में ड्रॉ करना है। क्या करना है? 3 डिफरेंट पेरिफेरी में ड्रॉ करना है। अभी हमने देखा जो रिलेशंस आए थे d का 3 कहानी है, ये डिस्टेंस हमारा x1 है, यहां से यहां तक का t डिस्टेंस है, और ये कितना है? x2 है। मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करने से बेहतर है मैं आपको उस लेंथ की बात पे चर्चा करूं। कोऑर्डिनेट लिखना थोड़ा सा आसान है, बट हम लोग क्यों लिखें उसको? क्या मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं? इस पैरेलल प्लेट से x1 डिस्टेंस पे जो फर्स्ट कैपेसिटर आया था, सॉरी फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक्स आया था, उस केस में मुझे देखा कि ये थिकनेस x1 था, ये थिकनेस कितना था? x1, एंड ये थिकनेस t था, ये हमारा क्या था? x2 था। अगर इसको हम ड्रॉ करना चाहें, व्हाट इज द लेवलिटी ऑफ दैट? हमने 3 कोऑर्डिनेट को बाईपास कर दिया, बिकॉज सर d तो तीनों के लिए सेम ही है। अगर फर्स्ट कैपेसिटर की बात करें तो मान लेते हैं इसको C1, इसको मान लेते हैं C2। मानने की जरूरत तो है नहीं, बट ये सारा कॉम्बिनेशन सीरीज में है, आपको बताया था मैं लास्ट डे। और ये कितना हो जाएगा? C3। तो हम क्या अलग अलग निकाल सकते हैं? यस सर। सर पहली वाले की बात करते हैं तो C = ε0 a/d। व्हाट इज d? x1। यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक्स है क्या? नहीं। तो यहां से हमने लिखा C = ε0 a/x1। x1 is the length here, x1 is the length here। अगर हम किसकी बात करेंगे? C2 की, तो C2 में क्या होगा? सर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है a/t। अब हमें पता नहीं कि कौन सा कैसा है, कौन सा क्या है। आगे चलते हैं C3। तो C3 क्या होगा? ε0 a/x2। जब इस डायग्राम को देखते तो हमें लगता है स्ट्रक्चर वाइज की दिस आर द इक्वल लेंथ। क्यों? उसका शेप सेम है। इसका मतलब C1 = C3, बिकॉज हमने उसको माना है, क्योंकि इसका दोनों का क्या है? डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। तो रिलेशन सब क्या है? x1 + x2 + t = d। तो x1 = क्या हो जाएगा? x1 = x2, तो 2x1 + t = d, तो t - d/2। तो ये लेंथ हमको आ जाएगा। बट हमको ग्राफ ड्रॉ करने के एक लॉजिकल एंड पे जाना होता है। लॉजिकल एंड्स का मतलब क्या होता है? वी नो द रिलेशंस। अब रिलेशंस कैसे निकालेंगे? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस चार्ज है। अब देखो अगर यहां पे हम बात करें Q = CV की, ध्यान से देखेंगे, जिसमें डाइलेक्ट्रिक्स है, हमने सिखा है ना सर चार्ज तो नहीं बदलेगा, बट अगर C को लिखा जाए ε0 a/d और ये होगा V, अगर ये K टाइम्स बढ़ता है, पहले बात करते हैं क्योंकि, तो V/d एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। V/d एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो कि हमको पहले समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इन्वर्सल रिलेशन बताया था जस्ट डाइलेक्ट्रिक के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इन्वर्सल रिलेशन क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। जब भी वो आएगा उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप कम हो जाएगा। अब देखो क्या इस कंडीशन C1 में कोई डाइलेक्ट्रिक्स है क्या? नहीं। तो मान लेते हैं जो भी वैल्यू होगा E0 होगा। मैंने मान लिया। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एग्जैक्टली मैथमेटिक्स आना जरूरी नहीं है, आपको अगर रफ कैलकुलेशन समझ में आ रहे हैं तो समझ लेंगे। तो मानते हैं ये हमारा E0 वैल्यू है, लेकिन आपको ये सिखाया कि पीछे क्वेश्चन सिखा था ना, जब भी डाइलेक्ट्रिक्स को इंटर करते हैं तो भाई साहब याद रखिएगा क्या होता है? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है। अब सोचो क्या घट के ऊपर जाएगा? बताओ आ जाएगा? नहीं जाएगा। क्या होगा? घट के कहीं यहां पे आ जाएगा। फिर से क्या इस थर्ड में डाइलेक्ट्रिक्स है क्या? नहीं। दिस बोथ आर आइडेंटिकल्स। ओके, तो फिर से क्या होगा? वो ऊपर चला जाएगा बढ़ के। दिस इज द वेरी लॉजिकल एंड इजी वन कि ड्रॉ कैसे करते हैं। हमको लास्ट क्वेश्चन के एस्पेक्ट को समझना पड़ा, फिर देयर आफ्टर यू कैन डिसाइड हाँ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डी या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ होता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में ड्रॉ करने को आ जाते हैं, बट मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं। आप बोलोगे सर आपने यहाँ क्यों किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ ले लो, बट इसको नीचे लेना चाहिए। इस तीनों में डिफरेंस अपने को समझ में आना चाहिए कि इस वाले पार्ट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, बट ये जो रीजन है डाइलेक्ट्रिक्स का, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। अब कम कितना है सर? के फैक्टर से कम होगा। यू फाइंड इजी वन, ड्रॉ दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल जो कि आपको डायग्राम से समझ में आ जाए। फिर हम लोग क्या करते हैं, वहां चलते हैं पोटेंशियल। इसको लिख लीजिए सर। पोटेंशियल की बात कर रहे थे, कैटेगरी तो वही रहेगा। ड्रॉ करते हैं अपनी कैटेगरी क्या है। मान लेते हैं यहां से यहां का डिस्टेंस x1 है, t है, x2 है, एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ करें। बॉर्डर लाइन हमें बताता है कि इस एरिया में यही होने वाला है। चलिए, ये हमारा सारा
फिनिशिंग एरिया है, ये x1 का एरिया है, ये t का एरिया, x2 का एरिया। अब सबसे पहले नजर हमारी पड़ी किधर, नजर उधर पड़ी, सर E डॉट डी निकालना है, मतलब कहना क्या चाहते हैं आप। अभी देखा रिलेशन से याद रखेंगे, ED इजकल टू V होता है, ED इजकल टू V होता है। जरा खुद को देखो तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, V इजकल टू E टाइम्स ऑफ T, अच्छी बात है, यस सर। तो क्या V हमारे y एक्सिस पे, इसको y मान लूं क्या, इसको लिख सकता हूं mx। सोचो सोचो सोचो, देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स आया है, मैथमेटिक्स आया है, देखो इसको क्या क्या सोच सकते हैं। क्या E इंटू डी अगर V था, V को मैंने इधर लेके आया, V क्या हुआ ED, ED मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो सर समझ में आया, समझ में आया, y इज द पोटेंशियल जिसको हमने y एक्सिस पे रखा है। कंपेयर करेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, बट वन थिंग है क्या सर, m क्या है स्लोप, d क्या है x, क्या y वर्सेस ऐसा कर्व दिख रहा है क्या, जरूर दिख रहा है। अब हम लोग चलते हैं रीजन नंबर 1 में। फर्स्ट रीजन ने बताया था कि सर एप्सिलॉन नॉट a बाई d, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मीडियम तो कुछ है ही नहीं, जब मीडियम है नहीं, बट जो रियल इक्वेशंस होते हैं आपको याद होंगे, माइनस होता है, याद है ना, हमने तो इसको वैल्यू लिखा, रियल क्या होता है माइनस, तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ mx प्लस c। याद रखिएगा अगर m ग्रेटर देन 0 होता है, m ग्रेटर देन 0 होता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, बट यहां क्या दिया हुआ है m लेस देन 0, इसका मतलब स्लोप क्या होगा नेगेटिव। बहुत लोग सोचेंगे ओके ओके y इज इक्वल टू mx, सर ये कहना चाहते हैं क्या, ना रे बाबा ना, ऐसा ना, क्यों सर ये m ग्रेटर देन 0 ग्राफ है। बहुत तो सोचेंगे चल आ गया सर समझ में, BD ये ड्रॉ कर दो, स्ट्रेट लाइन, कहानी खत्म, क्या है रहोगे, ऐसा नहीं सोचने का। अब हमको रिलेशंस डिपेंड करते हैं, क्यों, अब बोलोगे सर क्यों नहीं करने का, लॉजिक तो चाहिए अपने को। अब बताओ सर वो जो स्लोप है क्या वो खुद है बदल रहा है, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो रीजन वाइज बदल रहा है, x1 के लिए कुछ और था, t के लिए कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था, पोटेंशियल देखो। तो मान लो अगर ये बदलने लगेगा सर, c तो है नहीं, बट शुरू तो कहीं से होगा, बिकॉज हम लोग डेल्टा v की बात करते हैं। स्लोप नेगेटिव का मतलब मान लेते हैं कोई पोटेंशियल यहां से चला होगा। अब देखो E डॉट डी आर में इलेक्ट्रिक फील्ड एज जो ऑर्डिनरी था Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इस इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, E इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका स्लोप था, बट ये किसके लिए था, इस पर्टिकुलर x1 के लिए, बट इसमें कितना था, और यहां के लिए क्या होगा बाय Q हो जाएगा, ध्यान से रखेंगे। ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर का, जब हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया में इंटर करेंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर का होगा। अब हमको सिखाया गया सर स्लोप ऑलवेज नेगेटिव होगा, इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब वैसा होगा तो शुरू कहां से करते हैं, पोटेंशियल कुछ तो होगा, क्योंकि इसको फील्ड करेंगे तो उस केस में जो पोटेंशियल आया था, दिस इज द वैल्यू विदाउट के। अब देखो यहां से वो किसी हद तक इधर में आया होगा, बिकॉज दिस इज द लीनियर इक्वेशंस, तो जो स्लोप होता है वो हमेशा हमको समझ में आना चाहिए। अब देखो यहां से x1 तक वो किसी एक एप्रोप्रिएट फ्लैट लेंथ पे आएगा, बट जब इस सेकंड t वाले में इंटर किया तो क्या वो उस पर्टिकुलर फैक्टर k से डिक्रीज कर रहा है, ओके। पहले जो फैक्टर था उससे 7 डिक्रीज करेगा, कि इसका मतलब यहां से वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करने लगेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है ना, देखेंगे डिक्रीज करेगा। क्या हुआ, जिस कंपेयर से इसको जानना चाहिए था उसका रेट थोड़ा और शार्प हो गया, व्हाई, कि जिस फैक्टर से ये e डिक्रीज करेगा इसके स्लोप को उस फैक्टर से डिक्रीज करना पड़ेगा, दैट्स वाइज क्या होगा, ये शार्प फॉल कर जाएगा, इसका स्लोप भी निकालेंगे। स्लोप कितना होगा सर, यहां का स्लोप देखा जाए और यहां का स्लोप देखा जाए, दोनों का स्लोप सेम नहीं है, इसलिए कभी गलती से मत सोचेंगे कि स्लोप सेम है। हम इसको बताते हैं स्लोप कितना होगा। अगर इस पॉइंट की बात किया जाए तो इसका स्लोप जो होता है इन ऑर्डिनरी कंडीशन Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब इस पॉइंट के स्लोप की बात करेंगे तो कितना होगा, इसको मान लेते हैं m डैश Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू ए फैक्टर ऑफ K, और K इज मच ग्रेटर देन 1, तो उस फैक्टर से फास्टली फॉल करेगा वो। अब चलो समझ में आ गया, लेकिन सर बात ऐसी है कभी खत्म हुई नहीं है, क्या थर्ड वाला बाकी है क्या, यस सर थर्ड भी बाकी है। थर्ड क्या होगा, वो रियलाइज तो करेगा, फाइल तो करेगा, बट क्या
जो पहले का रेट था उसी रेट से करेगा, क्योंकि क्या है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर सेम, तो थोड़ा सा ये साफ फॉर्म करेगा। थोड़ा सा स्ट्रेट दिख रहा है आपको। दिस इज द डायग्राम ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डी। थोड़ा सा लगा होगा मैथमेटिक्स से, बट यू हैव टू नो, आपको जानना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप नहीं जान पाएंगे सो आई एम सॉरी कि आप इस चीज को अच्छे से सीख नहीं सकते। तो इसका जो स्लोप होगा वही होगा जो इसका होगा, बिकॉज दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप विदाउट एनी मटेरियल कुछ इस तरीके का होता है। तो आप याद रखेंगे स्लोप एट दिस इज इक्वल टू स्लोप एट दिस बट नॉट इक्वल टू दिस। हमको तीन डिस्टेंस का मिल गया। पोटेंशियल वर्सेस डी का डायग्राम ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डायग्राम ये होता है। इसको अच्छे से देखिए, प्रॉब्लम हो तो फिर से देखिए पलट के, क्योंकि हो सकता है आपको किसी पॉइंट पे समझ नहीं आया होगा, उसको पीछे करके देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा हमने एक्सप्लेन क्या करी है। और ये पॉइंट जिस बच्चों का मैथमेटिक्स नहीं है, ध्यान रखेंगे स्लोप नेगेटिव स्लोप वेलोसिटी का एक डायग्राम का मीनिंग होता है। मैं दो डायग्राम बना देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। y = mx का डायग्राम ये होता है दोस्तों, क्या होता है पॉजिटिव डायग्राम, दूसरा क्या होता है इस तरह का होता है। पकड़नी हो तो स्लोप नेगेटिव डायग्राम कुछ इस तरह होता है, ये भी उसका पार्ट है y वर्सेस x का। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स होता है, उसमें कुछ नया करना नहीं अपने को, बस इसको लिखना है। इस दोनों डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। एक क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हमें फ्लोटिंग करके कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, वो हमको समझ में आना चाहिए। अच्छे से लिखिए, पॉइंट को नोट कीजिएगा हमने किस पॉइंट को कहां पे बताया, और कोशिश करेंगे कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखें, अदरवाइज आपको कंसेप्ट का जो माजरा होता है ना, माजरा मतलब समझते हो ना क्या, जो कोर पॉइंट होता है वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक नए से मॉडरेट मोड में लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लेंगे, हो सकता है अच्छा क्वेश्चन बन जाइए। अब बात यह है, सर क्वेश्चन देखते हैं। सर कहानी वही है, क्या करना है E वर्सेस D का डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर क्या करना है D वर्सेस D करना है, और फाइनली एक और क्वेश्चन पूछ लिया, भाई साहब ये तो बताओ सेकंड यूनिट कितना हो इस कंडीशन में। मैं बता चुका, फिर बताऊंगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो बात यह है कि जो फर्स्ट डायलेक्ट्रिक है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 दिया है, इसका थिकनेस T1 है, सेकंड का K2 है, इसका T2, बस यानी शुरू हो जाते हैं हम लोग। कांसेप्ट तो पता ही है, क्या करना पड़ता है अपने को। अगर E वर्सेस D की बात करें, कुछ नया नहीं है। इस बार क्या करना है, प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये डिस्टेंस D है। अब सोचो सर इस हम ब्लॉक को देखो, थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे लग रहा है, बट आइडेंटिकल मान के चलेंगे, क्योंकि हमने तो डायग्राम बनाया है, बट ये पार्ट सब इक्वल दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि बराबर दिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग लेके चलेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मान लो कि ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चलो इक्वल दिख रहा है, मान लेते हैं। क्या किया कि हर एक वाले पार्ट पे हमको 1 2 3 4 हर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया। इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग, 3 डिफरेंस है, आइडेंटिकल्स है। तो रेंज देखो डिफाइन करते हैं अपन, यहां से यहां तक ड्रॉ करेंगे। दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड 5th लाइन। मतलब ऐसे 5 कहानी होने वाले हैं। तो चलो हम इस कहानी को पूरा करते हैं आगे। इसको मान लेते हैं x1, ये तो हमारा t1 दिया ही है। इसको मान लेते हैं x2, ये तो हमारा t2 दिया ही है, और इसको मान लेते हैं x3। डायग्राम देखने से लगता है ऑलमोस्ट x1 x2 x3 ऑल आर सेम, इसको टेंशन लेंगे नहीं। x1 = x2 और t1 t2 तो दिया है, हमने जो माना है। अब क्या होता है, सबसे बेसिक हमारा काम होता है कि हम इस पार्ट को क्राइटेरिया को डिवाइड तो करें। क्या मानते हैं, यहां से अगर हमने x1 माना है, ये हमारा t1 है, x2 है, t2 है, x3 है। इस रीजन को मुझे ड्रॉ करने आना चाहिए लाइक दैट, जो पहले रस्म ड्रॉ किया था। क्यों, इस सब रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना अपना इफेक्ट होता है। चैट ड्रॉ हो गया क्या, थोड़ा सा लाइन डॉटेड हो तो अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको बोर्ड लाइन से नहीं बनाते हैं, तो हमको उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट डायग्राम अच्छे से नहीं बनता। अब देखो क्या डायग्राम बन गया। अब बेसिक सी बात ये सिखाई थी सर, पहले की बात करें, यहाँ पे क्या है, एयर है। एयर मतलब क्या होता है, 1, के का वैल्यू 1, यहाँ पे के का वैल्यू 1 और के का वैल्यू 1। अब देखो 1 2 3 4 5 मतलब 5 रेंज में हम लोग बात करेंगे। 1 2 3 4 5 रेंज है, वेरी गुड। यहां से यहां तक की बात हम लोग x1 में हो रही है, ये t1 में हो रही है, ये x2 है, ये t2 है, ये x3, ये हमको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है सर, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं मतलब क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट a बाई d, उसी कहानी से चलेंगे जो हम लोग पहले सीखते आ रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट a बाई d q = c भी पुट कर दो,
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी भी बाई डी इज इक्वल टू ई, रिलेशन पुट कर लेंगे, Q इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए, तो ई हो जाएगा, ध्यान रखेंगे कुछ नया नहीं है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, बस इसी की बात हो रही है। मीडियम होगा तो कैसे डिवाइड करते हैं, कुछ नया नहीं। अब देखो हम मान ले यहाँ पे इसकी वैल्यू ई नॉट है, बस खत्म। हम किस किस में हटा सकते हैं सर, मीडियम की बात करेंगे, जरूर करेंगे। इसका वैल्यू ई नॉट है तो सेकंड T1 बदलने होगा, फिर क्या होगा, इसमें भी सेम रहेगा, फिर लास्ट में सेम रहेगा, ये हम पहले सीख चुके। ये दोनों क्या होगा, आइडेंटिकल थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तब क्या करेंगे, आइडेंटिकल ड्रॉ करेंगे, चलो बराबर दिख रहा है, चलो ठीक है। लेकिन जब हम बात आते हैं सर किसमें, K1 के डायलेक्ट्रिक्स में, K1 के डायलेक्ट्रिक्स में, तो सोचा हमने क्या सोचा कि सर K1 की डायलेक्ट्रिक्स की बात तो हो रही है, थोड़ा सा हम लोग अपनी ही बात कर लें। क्या बात करना है सर, बात यह है कि जब डायलेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो फॉर्मूला में क्या होता है, जब भी K से डिवाइड होगा वो उतने फैक्टर से डिक्रीज कर जाता है। ओके, लेकिन एक और रिलेशन है, इसे K1 ग्रेटर देन K2 है, जो इस वाले पार्ट में जो ये पार्ट है इसका जो फॉल होगा एज कंपेयर टू ज्यादा होगा। क्यों, रिलेशंस देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/k है, और ये E1 है, ये E2 है, और कितना है, E2 इज इक्वल टू 1/k2 है। अगर यहां से हमको पता है K1 ग्रेटर देन K2 है, ये फॉल कर रहा है, सॉरी ये राइज कर रहा है, इसको उसको फॉल करना पड़ेगा, ये भी राइज कर रहा है, इसको क्या करना, फॉल करना पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि फैक्टर क्या होगा, कम होगा। अब देखो पहले बात करते हैं K1 की, जो भी फैक्टर से आया होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। वाई, सर यहाँ पे K1 आ गया। सब K2 की बात करें, K2 भी डिक्रीज होगा, बट इसके कंपेयर बहुत कम होगा। क्यों सर, K2 तो K1 से छोटा है। अब देखो अगर यहाँ K1 4 था, अब K2 कितना हो गया 2, तो क्या होगा 1/4 0.25, और राइट मतलब 0.5, इसका मतलब इससे बड़ा होगा। तो ये जो रीजन होगा दिस इज लाइक दैट। अब मुझे यहां से समझ में आया सर करना क्या चाहते हैं। बेटा करना कुछ नहीं चाहते हैं, लॉजिकली होता है सारा, उसको डायग्राम से समझेंगे, हो क्या वही समझना अपने पास। थोड़ा सा लॉजिक होता है, थोड़ा सा ज्ञान है, अगर आपके पास अवेलेबल है अप्लाई कर सकते हैं, बन जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट हमारा होता है V वर्सेस T। सिंपल है, आसान है, इसी के फैक्टर का है, हम लोग ड्रॉ करते हैं उस साइड, इसको लिख लीजिए। जब हम लोग V वर्सेस D की बात करते हैं तो सबसे पहले फंडामेंटल्स पॉइंट वही होना चाहिए जो हम लोग पहले से ड्रॉ कर रहे हैं, V वर्सेस D। ओके, क्या होता है, x1 है, 5 बनाना पड़ेगा, 1 2, थिकनेस का ध्यान रखेंगे, बराबर होता है 2 3 4 5। रेंज आपको पता ही है, और रिलेशन आपको बता ही दिया, पहले लास्ट क्वेश्चन बताया था, माइनस ऑफ E/dr होता है, बस वही अप्लाई करना है, कुछ नया नहीं है। ये हमारा पार्ट हो गया x1 T1 x2 T2 एंड x3। सिंपल सी बात है, अभी तो रिलेशन देखा था, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ mx, मतलब क्या होता है m लेस देन 0। फॉलोइंग पॉइंट्स टेक अ स्टेप फ्रॉम देयर। अब देखो यहाँ पे कोई डायलेक्ट्रिक है क्या, नहीं है सर। जब डायलेक्ट्रिक नहीं है तो फालतू करेगा। चलो कहां से करते हैं, मान लेते हैं हमारा पोटेंशियल V0 होगा, टेंशन मत लो उसको। चलो आगे आइए, अब देखिए आगे आगे, अब क्या सेकंड T1 में सर इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम से डिक्रीज कर रहा है, वो भी शार्प होगा, तो फिर से क्या होगा माइनस ऑफ माइनस k, मतलब थोड़ा सा कम। क्यों, इसका जो स्लोप था इसके स्लोप से होगा क्या, अलग होगा, थोड़ा स्ट्रेट नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये कंप्लीट ऐसा था, हो क्या है, बहुत कम है। आप सोचोगे सर ऐसा हो क्यों रहा है, लॉजिकली सोचो, एक एग्जांपल से देखते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। एक्चुअली अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x, ठीक है, तो y इज इक्वल टू प्लस 4 समथिंग मान लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x प्लस 4। अब सर -2 -4 में कौन सा छोटा है, बोलोगे सर -2 -4 में तो -4 बड़ा है, -4 छोटा है, इसका मतलब -2 क्या है, कम है। तो इसका जो स्लोप था, इस वाले पार्ट में स्लोप था वो 1 था। 1 था क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ इतना ही लिया था। जब सेकंड पार्ट में इंटर की K2 वो उतना टाइम इंक्रीज करने जा रहा है, जब इंक्रीज करेगा तो -4 से -2 जाने में दिस स्लोप लिटिल इंक्रीज, क्या ऐसे थोड़ा कम था, उसको बढ़ाना पड़ेगा। यू कैन टेक स्लाइटली, ये स्टेट ऐसा आता बट थोड़ा सा ऐसे ट्रेजेक्टरी यहाँ पे स्टेटली। अब देखो x2 नो चेंज, सेम चेंज होगा कैसा जो x1 में हुआ था, ध्यान देंगे इसको,
दिस इज द फ्लोर। वहां की आप फ्री हैंड से मिलाएंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं हो जाए। क्या हो जाए? कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं हो, थोड़ा सा चेंज जाएगा। फिर से हमने कहा गया T2 में, बट ध्यान रखेंगे क्या सर, T2 का जो K है वो कम है। T2 क्या है? कम है। इसका मतलब एज कंप्यूटर से थोड़ा शार्प होगा, एज कंप्यूटर क्या होगा? थोड़ा सा शार्प होगा, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्यों सर ये जितना शार्प हुआ था उससे थोड़ा कम होगा? क्यों भाई साहब? वो K2 क्या है? उससे कम है तो थोड़ा कम होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट की बात करेंगे सर। लास्ट क्या है? एक्स फ्री फैंड है, मतलब जाके क्या कंप्लीट को भर देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लो कहानी खत्म, डायग्राम आगे। और कोई भी ध्यान रखेंगे पूरा स्टेट नहीं है, हर एक पार्ट्स बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। यहां तक का कुछ और फॉल है, यहां का कुछ और फॉल है, यहां का कुछ और फॉल है, यहां का कुछ और फॉल है, इस पर कुछ और फॉल है। दिस इज द बेसिकली डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में जहां ड्रॉ करते हैं, आपको एग्जामिनेशन में जस्ट यही चेक करना होता है। बाकी डायग्राम आपको ड्रॉ करने का मतलब पूरा रिसर्च करके नहीं बनना है। वहां पे आपको क्या होंगे ऑप्शंस में डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन दे देगा, रूल डाउन देम, रख रहे नहीं है। पता है कैसे स्ट्रेट हो सकता है? जब भी डायलेक्ट्रिक्स है स्ट्रेट लाइन कभी नहीं हो सकता है। फिर क्या होगा? हम लोग देखेंगे जैसा जैसा फैक्टर बढ़ेगा वैसा स्लोप भी बढ़ना चाहिए। व्हाई? दिस विल डिक्रीजेस इन -4 to 2, स्लोप इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। लग तो रहा है बट स्ट्रिक्टली हमको दिखता नहीं है। बट हम जब क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पे एग्जैक्टली फिगर्ड होते हैं। ये तो हमारा फ्री हैंड से बनाया हुआ, तो हमें लगता है नहीं यार ये पूरा बराबर नहीं दिखता, बट जो कंसेप्ट होते हैं वैसा ही। आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। कभी भी ध्यान रखेंगे सिर्फ इसके पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के इस पार्ट का सोचेंगे पहले, फिर इसका सोचेंगे। कभी ये मत सोचेंगे y इक्वल टू mx से ड्रॉ कर दो। ये बहुत लोग सोचेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? यू नो दिस इज कांस्टेंट, नेगेटिव स्लोप विद कांस्टेंट। उसका रिलेशन मैं पहले से बता चुका हूं लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इसको लेके फिर जो हमारा लास्ट पार्ट है C इक्विवेलेंट, दिस इज आल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल। वो भी आते रहते हैं एग्जाम में, उसको हम लोग देखेंगे। इसको लिख लीजिए, उधर हम रफ करेंगे, इसलिए पहले उसको आप लिख लीजिए। क्वेश्चन सी वाले की बात करते हैं, C इक्विवेलेंट की बात आई है। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, आप याद रखेंगे, बस मैं प्रूफ कर चुका हूं लास्ट क्लास में। इसको दोबारा इसलिए दिया था कि आपको पता चले करना कैसे। देखो ये C इक्विवेलेंट जब भी आएगा कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला सर एप्सिलॉन नॉट A तो बदल ले सिर्फ, चलो गया खत्म। अब क्या D में से कौन कौन गया भाई? सोचो तो सही। D में से मैंने किसको हटाया सर? D में से मैंने T1 को हटाया, कितना हटाया? फिर T2 को हटाया, यहां तक हुआ। अब क्या करें? अब क्या करना है? जिस जिस लेंथ में डायलेक्ट्रिक्स होंगे बस उसको ऐड कर दो। T1 by K1, T2 by K2, बस कहानी खत्म, इतना ही। और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, आपको दे देंगे तो डरने का नहीं, जस्ट फॉर्मूला लगाने का। मान लो 3 हो गया, D माइनस T1, T2, T3 से माइनस एंड प्लस दिस। इसको चाहो तो आप सॉल्व भी कर लोगे। मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, आप सोचोगे सर आया कैसे? तो लास्ट एग्जाम में लिखता हूं, ऐसा लिख देता हूं एप्सिलॉन नॉट A by D। अब देखो हमने क्या सोचा, चलो T1 कॉमन लेते हैं। कॉमन लेते हैं क्या होगा? 1 माइनस 1 बाई K1। कुछ याद आ रहा है क्या पहले वाली की तरह? माइनस ऑफ T2 कॉमन ले। यस सर, 1 माइनस 1 बाई K2, ये तो सिखाया था। कंटिन्यूअसली जाता रहेगा ऐसा कहानी, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो जब भी इस तरह का डायलेक्ट्रिक्स होगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट, बार बार बोल रहा हूँ याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। हमको जहां भी समझ में आए डायलेक्ट्रिक से कुछ हेरा फेरी होने वाला है, क्या होने वाला है? हेरा एंड फेरी। उस समय से डायलेक्ट्रिक्स काउंट करना है, ये तो बदलने वाला नहीं। ऑप्शन अब देख के मार दो, सोचना ही नहीं उसको। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए तो फिर सोचना ही नहीं पड़ेगा। जस्ट ध्यान क्या रखना, फंसने का किधर? बहुत लोग फंस जाते हैं इधर, या तो ऐसे लिखने का, नहीं ऐसे लिखने का। बाकी अगर ये आता तो सॉल्व कर लोगे, और ये मैं आपको पहले सिखा ही चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमारा मोटा मोटी डायलेक्ट्रिक्स का पार्ट है, जहां से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, कॉम्बिनेशन का हो, डायग्राम का हो, इक्विवेलेंट का हो, फुटिंग डायलेक्ट्रिक्स हो, हमने हर एक पार्ट को टच करने की कोशिश करी है। टच करने के मतलब हमने अच्छे खासे पार्ट को करा, ऐसा नहीं कि टच करके छोड़ दिया। इतने क्वेश्चन आपको बता दिया गया है कि आप जो भी सीट हो, जो भी बुक हो, प्रीवियस ईयर हो, सब बुक को सॉल्व करेंगे, यू गेट दी वेरीफाइड पॉइंट। एक वैलिड पॉइंट आपको मिल जाएगा जहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमें ये सब कंसेप्ट सीखा या नहीं सीखा, ठीक है। इस क्वेश्चंस को अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, नए टॉपिक मतलब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थ्योरेटिकल पार्ट्स में, जिसको हम लोग अभी सीखेंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट है, बस कुछ नया नहीं है, बस छोटा सा पॉइंट होता है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिकल सक्सेसिबिलिटी, इसको हम लोग नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने शायद बताया था आपको, इसको नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिफाइन होता है
इट इज डिफाइंड द केस विच एनी सबस्टेंस कैन बी पोलराइज्ड। बस जो डायलेक्ट्रिक का पार्ट था वही होता है, बेसिक हमारे काम का चीज ये है जो हमको सीखना है। डेफिनेशन कोई बहुत मैटर नहीं करता, बट क्या बताता है ये, वो उस सबस्टेंस की डायलेक्ट्रिक को डिफाइन करता है जहां पे क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। यू नो पोलराइजेशन लास्ट में डिस्कस किया हुआ था। तो नीटा इज इक्वल टू ई, ई मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको डिस्कस आया होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई नॉट इज द जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या होता है, जनरल जो आता है उसी की बात चल रही है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, and this is the only electric field, only electric field। बस ये जानने के लिए जानना है, कभी एग्जाम में आ जाए तो यू कैन पुट द फॉर्मूला, जस्ट सिंपल सी बात होती है। इसको लिखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं इस कंसेप्ट को, जो डायलेक्ट्रिक का पार्ट था। 2-4 क्वेश्चन वो थोड़ा प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, जहां से हमें क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग क्वेश्चन अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, एक नए टाइप का क्वेश्चन है जहां हमें सीखेंगे अच्छे से। छोटा सा कंसेप्ट है, याद रखेंगे, इलेक्ट्रिकल सक्सेसिबिलिटी को नीटा से रिप्रेजेंट करते हुए होता क्या, ई इंड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑर्डिनरी कंडीशन और जनरल कंडीशन। लिख लीजिए इसको, बस यही है, सोचते आना जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। अब सर ये क्या नई बात आ गई, के इफेक्टिव क्या होता है भाई साहब, इलेक्ट्रिक का जो इफेक्टिव होगा उसका क्या होता है, ये क्या होता है, सी इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सबसे पहले तो लिख लो मतलब क्या होता है, मतलब होता क्या है, सी इफेक्टिव का मतलब अपन ये समझेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात हो रही है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात हो रही है, जो उससे हम लोग पहले निकालते थे उसी की बात हो रही है। लेकिन जो नया टर्म के इक्विवेलेंट आया है कि उस पर्टिकुलर मीडियम में जो हमने इंसर्ट किया था डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका इक्विवेलेंट बताओ, इक्विवेलेंट ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, यहां से व्हाट इज सी इफेक्टिव, बस नया नहीं है सर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग को यह सिखाया गया कि सी जो भी होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। चलो अगर कोई मीडियम डाल दिया उसका मतलब हो जाएगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इससे क्या हो सकता है, समझ नहीं रही। अब देखो यहां से मान लेते हैं कोई चार्ज इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आया होगा, तो इसके दो मीडियम होंगे, एक K1 है एक K2 है। एक क्या है, K1 K2 है। तो सोचो कि जब भी चार्ज का बंटवारा हो गया, कुछ इधर गए कुछ इधर गए, तो हम लोग बच्चों सीख रहे ना, एक चार्ज क्यों आया था जो कि दो मीडियम ने इसको अपने अपने में बांट लिया, तब पता चला असल ये दोनों जो कहानी है, ये दोनों जो कहानी है वो एक्चुअली सीरीज सॉरी पैरेलल में एडेड होता है। जब भी चार्ज का होता है बंटवारा, याद होगा आपको, जब भी चार्ज का हो जाए बंटवारा तो समझते हैं कि जब भाई साहब चार्ज में हो गया बंटवारा तो जो रेसिस्टेंस सॉरी कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट होता है वो पैरेलल होता है। डायग्राम ड्रॉ करके दिखाते हैं, कैसी बात चल रही है सर। अगर ऊपर वाले की कैपेसिटेंस सी हो, ऊपर वाला समझे ना, वो ऊपर वाला नहीं, हम लोग इस ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, उसका कैपेसिटेंस सी, उसका तो इनफाइनाइट कैपेसिटेंस है, और इसका अगर C2 हो, कुछ इसी तरह का कहने की नहीं बात कर रहे सर। तो व्हाट इज सी इक्विवेलेंट, सिंपल है सर, जब भी ऐसी डायग्राम होती है तो हम तो बहुत खुश होते हैं C1 C2। लेकिन 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 बात ये है सर, व्हाट इज C1 व्हाट इज C2, चलो निकालते हैं। मिशन ऑन C1, मिशन क्या है, C1 का मतलब होता है सर इस एरिया का एप्सिलॉन नॉट ए। हो सर एक बात है, एरिया तो पूरा रहा नहीं, एरिया ए नहीं रहा, ये क्या हो गया A/2, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 हो गया एरिया, बट डी अभी भी डी बचा है, चलो डी बचा हुआ है। लेकिन सर क्या बात है, डायरेक्ट्रिक भी तो है, K1 आया क्या, आ गया। अब चलो C2 की बात करते हैं। C2 के है A/2 है, कुछ नया नहीं है, सेम है, एप्सिलॉन नॉट ए है, ये 2 है, डी है, K2 है। ओके, C इक्विवेलेंट, व्हाट इज द आंसर फर्स्ट, वेरी गुड सर, आंसर क्या है, C इक्विवेलेंट C का C1 प्लस C2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वेरी गुड, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D K2। सोचो क्या हो गया, अगर कॉमन हमने लिया क्या, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D, तो क्या बचा K1 प्लस K2। तो जो C इक्विवेलेंट था, जो हमारा C इक्विवेलेंट था वो हो गया एप्सिलॉन नॉट ए
बाई 2d, लेकिन जो k1 प्लस k2 है, k1 प्लस k2 है, वो क्या कहलाएगा? दिस इज k इफेक्टिव। ये क्या होगा? सच से दिखे तो मैं यहां से लिखता हूं थोड़ा सा सजा के, सज धज के आएगा आंसर। तो क्या होगा? C इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट a बाई d इंटू k इफेक्टिव। व्हाट इज इफेक्टिव? दिस इज द टर्म। और k इफेक्टिव कितने हो गए सर? k1 प्लस k2। तो यहां से मुझे सीखने को मिला कि जब भी कहानी पैरेलल में ऐड होती है, उस कहानी में कैपेसिटेंस का जो सम होता है वो k1 k2 के अकॉर्डिंग सिमिलरली ऐड हो जाता है। कैसा? सर k1 प्लस k2। क्या पूछा था? व्हाट इज C इक्विवेलेंट, व्हाट इज K इक्विवेलेंट? K इक्विवेलेंट इज k1 प्लस k2। से दिस यू कैन पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। आसान है क्या? लिखो, कुछ नया नहीं है, जल्दी से। देखो इसमें थोड़ा सा और चीज ऐड कर सकते हैं अगर थोड़ा सा मैं चाहूं इसको लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ओके, यहाँ पे 2 छूट गया था, 2 लिख लेंगे यहाँ पे। ये 2 होगा यहाँ पे, इसको अच्छे से लिख लेंगे क्योंकि हमको पता होना चाहिए। जब भी सीरीज की बात हो, ये क्योंकि यहाँ 2 था ना, ये 2 छूट गया था इधर पे, इसको लिख लीजिए बाई 2d। अब देखो हम लोग एप्सिलॉन नॉट a बाई d C इक्विवेलेंट C टाइम्स ऑफ समथिंग आता है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C नॉट टाइम्स ऑफ K इक्विवेलेंट। ये जो नया फैक्टर आया था जिसको हम चर्चा करने पे लिखे थे यहाँ पे, K इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 प्लस K2 बाई 2, बिकॉज ये 2 था ना, वो छूट गया था उस केस में। ठीक है, तो ये जो C इक्विवेलेंट C नॉट टाइम्स ऑफ K इक्विवेलेंट आया, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट a बाई d क्या होता है? सेट तो पहले से पढ़ते रहे अपन। अब कभी भी क्या होगा, इतना कॉम्बिनेशन ऑफ होगा तो हमको उतना नहीं सोचना है, सबका सर C1 होगा। वेरी गुड। फाइंड जस्ट K इक्विवेलेंट, K1 प्लस K2 बाई 2। 3 होगा तो K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई 3। 4 होगा तो K1 प्लस K2 प्लस K4 बाई 4 बाई 4। तो क्या ये कॉन्सेप्ट मुझे सीखने को मिला? तो ध्यान रखेंगे अगली बार जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछे, आइडेंटिकल कंडीशन हो, वी कैन अप्लाई ओनली K इक्विवेलेंट एंड पुट दिस वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a बाई d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर जर्नी। इस जर्नी में अब हम लोग यही अप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन नॉट K इफेक्टिव जितना होगा, अगर ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में है तो 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6, 1 2 बाई 2, खत्म कहानी। बस इतना ही है, इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक नया करके क्वेश्चन देखते हैं। कहानी भी वही है जो बताने पे अपने को वही। अब क्या होता है, दो डायलेक्ट्रिक्स, आई होप आप इसको 2 क्लियर दिख रहा होगा। d बाई 2 हाफ में डायलेक्ट्रिक्स का डायरेक्ट कांस्टेंट k है, बट क्या है, ये यहां से लेके यहां तक फील्ड है। पहले लड़का था सर आप था, अब क्या हो, ये यहां से लेके यहां तक फील्ड है। दोनों बात क्या, दोनों में डिफरेंट है, याद रखेंगे। इसका डायलेक्ट्रिक डिफरेंट, इसका डिफरेंट। ओके सर बदला क्या? सर बदला तो कुछ नहीं, बट इसके एरिया तो वही है, एरिया तो वही, एरिया नहीं बदला। चलो नेक्स्ट, सिंपल सी बात करें तो क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d। मान लें सर आपकी बात क्या होगी, क्या होगी। अभी देखो चार्ज का बंटवारा होने का चांस है क्या? नहीं सर। इसने कुछ भी चार्ज दिया होगा, एक कैपेसिटर ने इसको ले लिया होगा, इसके पास जो चार्ज है इसने सामने वाले को पास ऑन कर दिया होगा। तो जो चार्ज आया उसने क्या किया, सामने वाले को पास ऑन कर दिया। तो हमको क्या सिखाया गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। अगर Q आया था, अगर Q चला गया, चार्ज जब नहीं बदलता हो, जब चार्ज नहीं बदलेगा, चार्ज नहीं बदलेगा, तो हमको ये सिखाया गया था जब चार्ज की बदलने की भावनाएं नहीं रहेंगी, उस कंडीशन में कॉम्बिनेशन जो होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक्चुअली सीरीज में होता है। चलो यहां तो क्लियर है। जब कॉम्बिनेशन सीरीज में है तो क्या कहना चाहते हैं सर, दो फॉर्मूला हमारे पास है जो सिखाया था पैरेलल में, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। ये कर लो, नहीं तो अगर थोड़ा होशियार बनना है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 डिवाइडेड समेशन ऑफ 2। आता इसी से है, कुछ नया नहीं। अब हमारी बात रही सर C1 C2 का, क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अगर अपन C1 C2 निकाल लेते हैं, C का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a बाई d दिया हुआ है, तो जो नया फैक्टर आएगा, दैट इज कॉल्ड K इक्विवेलेंट। और C इक्विवेलेंट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ C K इक्विवेलेंट। चलो सॉल्व करते हैं। मिशन सबसे पहले बात करते हैं C1 की। ओके C1 में सर बात करें एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड, वो तो वही है। एरिया क्या पूरा है, यस सर।
बाई डी, लेकिन 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 डी क्या है सर, ये डी बाई टू है, ऊपर कितना हो जाएगा 2। इसका तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी K1 है, तो हमको जो C1 आया 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, समझ में आ गया। सिमिलरली फॉर C2 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A डी बाई टू, मतलब क्या यहां पे 2 हो जाएगा, डेट इज K2, तो कितना हो गया 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। चलो अब हम लोग इतने होशियार तो बन गए हैं, यू कैन पुट द वैल्यू हियर, यहां पे वैल्यू को पुट करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। मैं भी करता हूं, आप भी साथ में करेंगे, अगर आप समझ गए तो। नहीं समझे कोई बात नहीं, हम बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब जब C इक्विवेलेंट की बात आएगी तो थोड़ा सा हम लोग जगह खाली करते हैं कि ड्रॉ करना चाहिए हमें। चलो इधर से जगह खाली करते हैं। हमको फॉर्मूला पता है क्या होता है क्या नहीं, C इक्विवेलेंट की बात हो 1/C1, दोनों तरीके से करते हैं। चलो अगर हम लोग C इक्विवेलेंट की बात करेंगे 1/C1 1/C2, व्हाट इज सर C1, क्या सीखा 2K वेरी गुड, D क्योंकि जब ऊपर जाए तो D हो जाएगा, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A, नीचे होता है D, हमने इसको यहाँ से उठाया यहाँ डाल दिया। देखो ध्यान से प्रोसेस देखेंगे, मैं लिख रहा हूँ एक ही साथ लिखा के, तो 1/C मतलब 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, D को भेजा ऊपर गया D, प्लस व्हाट इज K2 2K2 लाइक दैट, सिमिलर है, कुछ नया नहीं है, क्या है 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, खुश हो गए, इसको ऊपर भेज दो, चला तो चल गया सर, बात तो बन गई। अब क्या होगा, ये हमारे इक्वल टू है 1/C इक्विवेलेंट, कॉमन निकालो, क्या निकाल सकते हैं D बाय, ध्यान देखेंगे कॉमन निकालेंगे D बाय एप्सिलॉन नॉट A, और क्या निकाल सकते हैं 2 भी निकाल लो, चलो आसान रहेगा, 2 निकाल लिया तो क्या हो गया 1/K1 प्लस 1/K2, तो ये कितना हो गया हमारा 1/C इक्विवेलेंट। ओके अब देखो 1/C इक्विवेलेंट ये थोड़ा सा क्या हम लोग कलाकारी करते हैं, D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट K2 K1 डिवाइडेड बाय K1 K2, आ गया। चलो सर समझ में आया, ये जो वैल्यू हमारा आया 1/C इक्विवेलेंट है, बट पूछा क्या C इक्विवेलेंट, रिवर्स कर दूं, हमने बाजी पलट दी, क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट A by D into 2 times of K1 K2 divided by K1 plus K2, आ गया। ओके अभी तो सिखाया था C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C नॉट डिवाइडेड बाय समथिंग। ओके ये जो टर्म आपको दिखाई दिया वो टर्म आज से जाना जाएगा कि इक्विवेलेंट के टर्म में तो कितना होगा 2 times of K1 K2 divided by K1 plus K2, this is called C equivalent। तो यहां संसार लिख लेंगे एप्सिलॉन नॉट A by D into K इफेक्ट, बस यही कहानी है। और सीखने को क्या मिला, जब भी कहानी हो सीरीज में तो जिस तरह कैपेसिटेंस जुड़ता है उसी तरह के इफेक्टिव भी जुड़ेगा, तो आप ऑप्शन में देखेंगे सिर्फ जैसा के कैपेसिटेंस जुड़ेगा उसी तरह के इफेक्टिव भी जोड़ना है, बाकी आसान है। अगर आपको K का इफेक्ट निकलने आ गया, हमको इतना सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। अगर K1 K2 पता है, यू कैन फाइंड इट एंड पुट इट द वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डायलेक्ट्रिक्स विद प्रॉब्लम, जितना हमने सीखा उसको अच्छे से देखा है। ये हमारा लास्ट होता है, जो बेसिक जितने भी डेफिनेशंस होते हैं, एक एग्जांपल हमने सीखा था लास्ट 9th-10th लेक्चर में, सबको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन में बना कैसे सकते हैं, उसको समझ कैसे सकते हैं, उसको हमने यहाँ देखा। एक लास्ट टॉपिक आएगा हमारा RC सर्किट, रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट, जहां पे थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट अच्छे से करेंगे। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ कैपेसिटर, इसको अच्छे से लिखिए। आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, थैंक यू।